हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बच्चों मैं आया हूं क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे हिंदी पढ़ रहे हैं। तो हालांकि बहुत दिनों बाद आया हूं उनके लिए, तो एक वीडियो लेकर के आया हूं नागार्जुन की। ठीक है, ये राइटर का नेम है, कवि का नाम है नागार्जुन। बाबा नागार्जुन से प्रसिद्ध हैं और इनकी जो कविता हमारी पाठ्यपुस्तक में है वो है बादल को घिरते देखा है। ठीक है, तो इसको बिना समय गंवाए हम इन्हें पढ़ेंगे और इससे पहले हम इस कविता को पढ़ें। कविता काफ़ी विस्तृत है और प्राकृतिक सौंदर्य पर आधारित है, बहुत ही अच्छी है। तो वीडियोस हो सकता है 1 या 2 और हो सकता है उससे भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे ज़्यादा बोलने की आदत है, शायद समझाने के आधार पर थोड़ा सा मैं डीपली चला जाता हूँ। ठीक है, तो केवल पहले अभी नागार्जुन जी के बारे में एक संक्षिप्त एक हल्का सा परिचय देख लें, क्योंकि बहुत आवश्यक होता है जब हम किसी भी पाठ को शुरुआत करते हैं, किसी भी पाठ को देखने का प्रयास करते हैं, पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो हमें उस राइटर, उस लेखक, उस कवि के बारे में जानना ज़रूरी है। तो जो बाबा नागार्जुन हैं उनका जो जन्म है वो बिहार में हुआ है। ठीक है, बिहार के मधुबनी जिले में तरौनी गांव। ये तरौनी गांव बड़ा प्राकृतिक सौंदर्य से लबरेज है, परिपूर्ण है। तो प्राकृतिक सौंदर्य के काफ़ी करीब हैं बाबा नागार्जुन। और इनका नाम वास्तविकता में नागार्जुन नहीं है, मतलब नहीं था। वैद्यनाथ मिश्र इनका नाम था, जिनका बाद में इनका नाम नागार्जुन पड़ा। ठीक है, अब वैद्यनाथ कैसे पड़ा? वैद्यनाथ क्या है कि बिहार में एक वैद्यनाथ बाबा शंकर, भगवान शंकर के स्वरूप एक है, जिनका मतलब मंदिर है वैद्यनाथ के नाम से। ठीक है, उनसे मन्नत मांगी इनके माता पिता ने और उनके ही नाम पर इनका नामकरण हुआ वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, फक्कड़पन और घुमक्कड़ी, बहुत मतलब एक तरीके से कहा जाए तो भ्रमणशील व्यक्ति थे। और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने कई बार पूरे संपूर्ण भारत का भ्रमण किया था। ठीक है, संपूर्ण भारत का भ्रमण किया और उससे पहले भी क्या, उससे मतलब अध्ययन करने के बाद 1936 में श्रीलंका भ्रमण किया और वहाँ पे इन्होंने बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए। हालांकि ये बीच की बात आ गई, मैं यहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा था। प्रारंभिक शिक्षा जो है ना संस्कृत में हुई है और संस्कृत हायर एजुकेशन के लिए वाराणसी और कोलकाता गए। ठीक है, तो आप यहाँ से पृष्ठभूमि समझ सकते हैं जो इनकी रचनाओं में आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि हम राइटर्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? हम राइटर्स के बारे में इसलिए पढ़ रहे हैं कि जो उनकी जो शैली है, उनके बारे में जो सारी बातें हैं, वो उनकी रचना, उनके जीवन परिचय पर आधारित होकर के समझ में आ जाती है। तो संस्कृत है तो इनकी आपको जो विशेषताएं हैं उस पर आधारित में आपको उनकी भाषा में संस्कृत मिल जाएगी। कोलकाता में रहे हैं तो बांग्ला है। ठीक है, कोलकाता में बांग्ला भाषा बोली जाती है। बिहार में है, मधुबनी जो इलाका है वो मिथिलांचल बिहार में का एरिया माना जाता है, मिथिलांचल में आता है, इसलिए मैथिली भाषा इनकी रचनाओं में देखने को मिलेगी। माने कहने का मतलब ये कि रटना नहीं चाहिए, हमें कारण ढूंढ लेना चाहिए उस चीज़ को याद करने का। तो मैं आपको कारण प्रदान करने का प्रयास कर रहा था। अपने जीवन में जो है ना, ये कई बार जेल गए। ठीक है, आप उनके बारे में एक सामान्य जानकारी रख सकते हैं। चंपारण आंदोलन, किसान आंदोलन के दौरान और 1974 जेपी आंदोलन, मतलब हर बार जेल नहीं गए लेकिन किसान आंदोलन के विषय संदर्भ में इनको जेल जाना पड़ा। तो ये राजनीतिक कारण हो सकते हैं। और एक जो क्यों होते हैं, क्योंकि लेखक जब कुछ भी लिखता है तो वो किसी के दबाव में नहीं लिखता, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो कोई भी समाज, वो खुल करके उस पर करारी चोट देने का प्रयास करता है। तो जिसकी वजह से जो सत्ताधारी जो पार्टियां होती हैं या जो शासन होता है उसको बुरा लगता है, तो वो क्या करेगा, जो आंदोलन होगा विद्रोह के लिए होगा, तो बुरा लगेगा तो उनको फिर दंड दिया जाएगा। तो उस दंड के अंतर्गत इनको जेल भी हुई। फिर बौद्ध धर्म से दीक्षित हुए, ये सारी चीज़ हो ही गई। ठीक है, प्रमुख कृतियां है ना जो इनकी, युगधारा, पथराई आंखें इत्यादि इसलिए लिख दिया कि ये सारी चीज़ें किताब में है, तो मैं इस चीज़ को एक्सटेंड नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं बस यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मतलब हम क्या क्या चीज़ इसमें देख सकते हैं। फक्कड़पन, घुमक्कड़ी, तो हो सकता है भाषाओं में कई अलग अलग शब्द हैं। ठीक है, काव्यांतर्गत विशेषता देखेंगे, खड़ी बोली है। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। तत्सम क्यों है? तत्सम हम जानते हैं, ये जो संस्कृत के शब्द हों तत्सम में आ जाते हैं। व्यंग्यात्मक शैली है। ठीक है, लेखक जो है, कवि जो है, वो अक्सर अपनी बातों में छोटी छोटी लाइनों में बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, वो शैली इनकी है ही। का व्यंग्यात्मक माने कमेंट करना, एक बहुत सही तरीके से कमेंट को प्रदर्शित करना।
फिर है छंदबद्ध और छंद मुक्त। ठीक है, ये एक बात है कि कुछ रचनाएं इनकी छंदबद्ध हैं, माने छंद के अनुसार हैं, और कुछ रचनाएं इनकी छंद मुक्त भी हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एकदम एक प्रॉपर इनका एक वो रास्ता, मतलब एक क्या बोलना चाहिए कि एक तरीका है कि उसी पर सारी कविताएं लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है मेरा कहने का मतलब। और भाषा सरल है और चित्रात्मक है। चित्रात्मक भाषा का क्या तात्पर्य है, माने जिस चीज़ को लिख रहे हैं, जिस चीज़ को वो हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो काव्य रचित कर रहे हैं, वो एकदम उसका चित्रांकन आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में उतर कर आ जाएगा। इसीलिए चित्रात्मक शैली कहा जा सकता है, चित्रात्मकता कही जा सकती है इनकी भाषा में, इनकी रचनाओं में। सम्मान की बात करते हैं तो साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ। पत्रहीन नग्नगाश इनकी एक रचना है मैथिली भाषा में। ठीक है, भारतीय मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार और इत्यादि बहुत सारे, मतलब 3-4 और भी थे, तो मैंने छोड़ा नहीं है इसलिए क्योंकि ये किताब में लिखे हुए हैं। हाँ, लेकिन एक सामान्य जानकारी आप नागार्जुन जी के बारे में समझ सकते हैं। ठीक है, और एक बात और है कि जो इनकी जो मतलब ये जो रचनाएं करते थे मिथिला में, खास करके जो मैथिली भाषा में जो रचनाएं करते थे, तो वो यात्री अपने आप को संबोधित करते थे। जैसे अलग अपना नाम, एक तरीके से अपना एक अतिरिक्त एक अच्छा नाम अपने आप के लिए रख लेना, तो संक्षिप्त नाम अगर मैं कहूँ तो वो इनका था यात्री, नागार्जुन जी के लिए। ठीक है, तो अब आप आगे हम क्या कहते हैं, अब देखेंगे ये जो इसकी जो कविता है, बादलों को गिरते देखा है।